हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। और कार्बोहाइड्रेट से पहले भी अपन कार्बोहाइड्रेट के दो पार्ट है वो पहले बना चुके हैं अपन। और आज अपना जो रहेगा वो थर्ड पार्ट रहेगा। और ये जो सीरीज चला रखी है अपने खासतौर से जो भी स्टूडेंट लाइफ साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासतौर से CSIR नेट की या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की, किसी भी स्टेट से हो आप, लाइफ साइंस का सिलेबस लगभग सब में सेम रहता है, क्योंकि 13 यूनिट है। वो 13 यूनिट CSIR के द्वारा डिसाइड की गई है, वही यूनिट है। इसलिए क्वेश्चन का लेवल हो सकता है अलग अलग स्टेट में थोड़ा डिफरेंट रहता हो, तो अपन उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपन बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के पार्ट नंबर 3 की। देखो, अपन ने लास्ट टाइम पर जो एपीमर है उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। एपीमर के बारे में बताया भी था एपीमर क्या होते हैं। आगे अपना जो आज का टॉपिक है वो अपन देखते हैं। तो यहां पर अपन देखते हैं आज का अपना रहेगा। पहले कार्बोहाइड्रेट की बेसिक जो प्रॉपर्टीज है वो अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज में से हमेशा कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है लाइफ साइंस में। देखो, आज अपन देखते हैं अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि डी फॉर्म और एल फॉर्म, डी एंड एल फॉर्म ऑफ शुगर। प्रत्येक मोनोसेक्राइड अपन जब भी पढ़ते हैं या मोनोसेक्राइड के आप जब भी स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको दो चीज दिखाई देती है। या तो उसके नीचे लिखा होता है डी ग्लूकोज, मतलब कोई भी सेक्राइड, डी मोनोसेक्राइड या फिर एल सेक्राइड। देखो, जनरल कंडीशन में अपन देखें कि किसी भी मॉलिक्यूल की दो फॉर्म एल और डी जो है वो रोटेशन के आधार पे होती है। कि राइट साइड में जो रोटेशन होता है वो डी फॉर्म होती है, लेफ्ट साइड में जो रोटेशन होता है उसका तो वो कौन सी होती है, एल फॉर्म में होती है। ये दोनों फॉर्म जो है वो खास तौर से कार्बोहाइड्रेट या एमिनो एसिड दोनों के अंदर आपको देखने को मिलती है। दोनों में पाई जाती है। ठीक है, इनमें शुगर में अपन देखें या कार्बोहाइड्रेट खास तौर से किस में पाई जाती है, शुगर में या मोनोसेक्राइड में पाई जाती है। मोनोसेक्राइड में पाई जाती है। मोनोसेक्राइड में मोस्टली शुगर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, डी फॉर्म में होते हैं। डी फॉर्म मोस्टली प्रेजेंट इन नेचर। कई बार आपसे पूछा जाए कि नेचर में मोस्टली कौन से सुक्रोज पाए जाते हैं या कौन से, मतलब अपन कहें मोनोसेक्राइड्स पाए जाते हैं, तो डी फॉर्म के जो मोनोसेक्राइड्स है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आपको एमिनो एसिड में पूछा जाए कि एमिनो एसिड में नेचर में कौन से एमिनो एसिड ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो यहां पर एल फॉर्म एमिनो एसिड मोस्टली प्रेजेंट इन नेचर। ठीक है, आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कौन सी मोस्टली शुगर जो हो गया वो कौन सा होगा, डी फॉर्म वाला होगा। जबकि एमिनो एसिड की अपन बात करते हैं तो कौन सा होगा, हमेशा एल फॉर्म में होगा। देखो, एक्सेप्शन सब में पाए जाते हैं कि यहाँ पर अपन एक्सेप्शन की बात करें तो इसमें भी एक्सेप्शन पाया जाता है कि कुछ जो होते हैं ग्लूकोज वो कैसे होते हैं, एल फॉर्म में भी होते हैं, और कुछ जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डी फॉर्म भी होते हैं। यहाँ पर कई बार एक्सेप्शन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो काफी एग्जाम के अंदर आपसे पूछा गया है कि जो डी फॉर्म एमिनो एसिड है, डी फॉर्म एमिनो एसिड कहां पाए जाते हैं, तो इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है बैक्टीरियल सेल वॉल।
बैक्टीरियल सेल वॉल में कौन से पाए जाते हैं? डी एलेनिन और डी एस्पार्टिक एसिड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल है, ये एक्सेप्शन है कि इसमें डी फॉर्म के जो एमिनो एसिड है वो देखने को मिलते हैं आपको। इसके अलावा जो प्लेटलेट्स फैक्टर हैं उनके अंदर भी देखने को मिलता है कि जो एमिनो एसिड्स है वो कौन से होते हैं? डी फॉर्म एमिनो एसिड्स होते हैं। इसके अलावा अदर काफी एग्जांपल्स हैं, जब अपन आगे पढ़ाएंगे एमिनो एसिड्स तब आपको बताऊंगा इनके साथ में डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर जो अपन ने देखा, अब अपना है कि एल फॉर्म और डी फॉर्म जो होता है वो होते क्या है, ये क्यों बनते हैं? तो मैंने आपको बता दिया, कोई भी जो शुगर है उनके अंदर प्रेजेंट किरल कार्बन या कायरल सेंटर पर प्रेजेंट OH ग्रुप कहां पे प्रेजेंट हो? राइट साइड में प्रेजेंट हो। ग्रुप प्रेजेंट एट राइट साइड। यदि राइट साइड में OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इसका डी फॉर्म। डी फॉर्म शुगर कहलाएगा। यदि सेम इसी प्रकार से अपन बात करें कि जो किरल कार्बन है कोई, और उस किरल कार्बन के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट एट लेफ्ट साइड, तो उसे अपन क्या कहते हैं? तो वो कहलाएगा अपना एल फॉर्म शुगर। तो उसे अपन क्या कहेंगे? एल फॉर्म शुगर के नाम से जानते हैं। देखो, सबसे पहले जो इसकी स्टडी है वो की गई थी 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल्डिहाइड, उसके ऊपर इसकी स्टडी की थी। तो यहां पर अपन बना भी सकते हैं, जैसे आप 3 कार्बन का मॉलिक्यूल अपन देखते हैं 1, 2 और 3। यहां पर 3 कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट जो मोनोसेकेराइड है वो कौन सा है? ग्लिसरॉल्डिहाइड है। यहां पर एल्डोज का एग्जांपल है। यहां पर अपन देखें OH H H2 OH। यहां पर जो कार्बन है वो कैसा है? कायरल कार्बन है, ये किरल कार्बन है। तो यहां पर जब OH जो है वो किस साइड में प्रेजेंट है? राइट साइड में प्रेजेंट है। तो इसका जो नाम आएगा वो क्या आ जाएगा? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये क्या नाम आ जाएगा? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड नाम आ जाएगा। और सेम अगर इसकी स्ट्रक्चर अपन देखें, यहां पर बना देता हूं। यहां पर अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें 1, 2, 3। यहां पर अपन देखें CHO, यहां पर देखें H और OH आ जाएगा इस साइड में, लेफ्ट साइड में H2OH। तो यहां पर देखो जो OH है वो किस साइड में है? लेफ्ट साइड में। तो ये जो लेफ्ट साइड की अगर इसका अरेंजमेंट है तो ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड आ जाएगा। ये कौन सी स्ट्रक्चर है इसकी? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड हो जाएगा। यहां तक तो सबको समझ में आ गया कि भाई अगर किरल सेंटर के ऊपर उपस्थित OH H के रोटेशन के आधार पर यदि OH राइट साइड में है देन डी फॉर्म, और OH लेफ्ट साइड में है तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं वो एल फॉर्म है। अब बात करते हैं अपन जिसमें शुगर अपन कहें कार्बन संख्या जो 3 से अधिक हो, उसमें क्या कंडीशन आएगी? तो यहां पर अपन देखें कार्बन संख्या 3 से अधिक हो, मोर देन 3, 3 से अधिक कार्बन हो, उस स्ट्रक्चर में अपन कैसे डिसाइड करें कि ये डी फॉर्म है और ये एल फॉर्म है? तो इसका सबसे बेस्ट मेथड है, जैसे आप एक स्ट्रक्चर बनाता हूं ग्लूकोज की 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये आपने 6 कार्बन बनाए हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ अपन देखते हैं
एल्डिहाइड ग्रुप। यहां पर अपन देखें ये स्ट्रक्चर देखिए अपन। देखो इसमें आपको समझने वाली चीज है कि इसमें सभी कायरल कार्बन है, सभी एसिमेट्रिक कार्बन है। यहां पर अपन देखें कितने कायरल कार्बन है, यहां पर 4 है। तो चारों में से ऐसा कौन सा OH है जिसको ये डिसाइड करें कि वो राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा। तो आपको सीधा सा याद रखना है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है आपका, कार्बोनाइल का मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है आपका, कार्बोनाइल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप, यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डोज या एल्डिहाइड भी अपन कह सकते हैं इसको। यहां पर ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, और सुगर कौन सा है, एल्डोज है। तो अब यहां से आपको देखना सबसे ज्यादा दूर, सबसे दूर कौन सा किरल कार्बन है। देखो यहां सबसे नजदीक वाला कौन सा है, ये वाला है, 2 वाला, 3, 4 और 5। सबसे दूर वाला कौन सा है, 5 नंबर का। ये क्या है, सबसे दूर किरल कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से अधिकतम दूरी पर प्रेजेंट किरल कार्बन। ठीक है, सबसे अधिक दूरी पर उपस्थित किरल कार्बन ये डिसाइड करता है कि वो L होगा या D होगा। तो इस पर उपस्थित OH राइट साइड अगर है तो कौन सा होगा, D फॉर्म। OH लेफ्ट साइड तो L फॉर्म। अब देखो इसमें जो OH है वो किस साइड में है, राइट साइड में। तो यहां पर ये जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है कैसी होगी, D ग्लूकोज। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कौन सी होगी, डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होगी। और इसी का अपन अल्टरनेट ऑप्शन अपन बनाए कि इसकी जगह अपन लेफ्ट साइड में कर दें, यहां पर 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर अपन थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड बना देते हैं। यहां पर ये स्ट्रक्चर, अगर आपने ये स्ट्रक्चर बनाई है तो इसमें सीधा सा है कि जो OH है वो कैसा है, लेफ्ट साइड में है। ये इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप की सबसे अधिक दूरी पर उपस्थित किरल कार्बन पर उपस्थित OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है, दैट मीन्स वो L फॉर्म है। और वो राइट साइड में है, दैट मीन्स वो कौन सा है, D फॉर्म में है। तो ये कौन सा आ जाएगा, L ग्लूकोज आ जाएगा। इस प्रकार से किसी भी मोनोसेकेराइड की या किसी भी अपन कहें शुगर की आप ये फॉर्म डिटेक्ट कर सकते हो कि वो D फॉर्म है या L फॉर्म है, चाहे वो मोनोसेकेराइड हो या चाहे वो एमिनो एसिड हो, दोनों को आप डिसाइड कर सकते हो। तो अब आगे आता है अपना कि जो L और D फॉर्म जो आपने पहले डिसाइड की है वो अगर कोई शुगर है वो कैसी कंडीशन में, अभी लीनियर कंडीशन में है। इसी लीनियर कंडीशन में को अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, साइक्लिक फॉर्म में। क्योंकि अपन जब भी DNA के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें राइबोस शुगर आता है। राइबोस शुगर अपन कौन सी कंडीशन में पढ़ते हैं, उसकी साइक्लिक फॉर्म में पढ़ते हैं। सेम इसी प्रकार से ग्लूकोज की जब ग्लाइकोजन पढ़ते हैं तो उसमें जो शुगर जुड़ता है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो किस में होता है, हमेशा साइक्लिक फॉर्म में होता है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट या मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं स्टेबल फॉर्म में किस फॉर्म में होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। तो अगला टॉपिक अपना आ जाएगा कि ये लीनियर जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो साइक्लिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो आगे अपन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा अपना
लीनियर मोनो सैकराइड कन्वर्ट इनटू साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक फॉर्म, ठीक है। तो साइक्लिक फॉर्म में वो कैसे कन्वर्ट होते हैं, इसके लिए जैसे ये जो कंडीशन है कि लीनियर फॉर्म को साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो सबसे पहले दिया गया था, तो जो हावर्थ नामक जो साइंटिस्ट है, सर हावर्थ ने दिया था सबसे पहले। और इसी आधार पे इस जो थ्योरी है साइक्लाइजेशन की, जो थ्योरी है शुगर की साइक्लाइजेशन थ्योरी, ये किसने दी थी? हावर्थ ने दी थी। इसलिए इस थ्योरी को अपन क्या कहते हैं? हावर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं। हावर्थ प्रोजेक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना आ जाएगा हावर्थ प्रोजेक्शन। तो लीनियर फॉर्म को साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो थ्योरी लागू होती है वो होती है हावर्थ प्रोजेक्शन। हावर्थ प्रोजेक्शन। देखो हावर्थ प्रोजेक्शन में सबसे पहले आपको वन बाय वन समझना होगा कि साइक्लिक अपन कहे लीनियर स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले कोई भी लीनियर शुगर है, स्ट्रेट शुगर है, लीनियर शुगर हाउ टू साइक्लाइज, वो साइकिल के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होता है, इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए इन्होंने हावर्थ प्रोजेक्शन दिया था। तो सबसे पहले आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये आपको स्ट्रक्चर बनानी है। देखो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट आप जब भी पढ़ते हो तो आपको बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ट्यूशन पूछने वाला किसी कार्बन संख्या से भी पूछ सकता है कि अगर इसकी स्ट्रक्चर ऐसे कर दी जाए तो कौन सा शुगर होगा, या उस शुगर में कौन सा उसका एपिमर है, कौन सी क्या है। तो यहाँ पर ये तो थ्योरी देखो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको नॉलेज होना जरूरी है, ट्यूशन कहीं से भी पुट अप हो सकता है। इसलिए यहाँ पे देखो देखो ये जो ग्लूकोज है वो कौन सा है? डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज होने का कारण क्या है? यहाँ पर जो केवल कार्बन है उसके ऊपर OH ग्रुप कौन सा है? OH ग्रुप है वो राइट साइड में प्रेजेंट है। देखो अब इसमें अपना देखना है कि साइक्लाइजेशन जो होता है, हावर्थ प्रोजेक्शन ने क्या बताया था कि हावर्थ प्रोजेक्शन जो होता है उसमें साइक्लाइजेशन जो होता है वो कौन से कार्बन के बीच में होता है। सबसे पहले तो कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर 5। इस रिएक्शन में हावर्थ प्रोजेक्शन में 2 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर 5। तो यहां पर इसमें कई जगह अपन ऐसे भी दिखाते हैं इसको, ऐसी स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं, ठीक है। या फिर इसको अपन डायरेक्ट भी ऐसे भी दिखा सकते हैं कि यहां ये दोनों फोल्ड होंगे, ठीक है। ये दोनों जब रोटेट होंगे, ये कुछ इस प्रकार से रोटेट होंगे, ये जो है वो नीचे की तरफ आएगा। जैसे अपन एक स्ट्रक्चर बनाए हावर्थ प्रोजेक्शन की, सबसे पहले 1 नंबर कार्बन, तो आपने कुछ इस प्रकार से बनाया आपने, कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाई आपने सबसे पहले। तो इसमें देखो ये वाले जो पोर्शन है, ये वाला यहां पे है, तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। ये कंडीशन आ गई, कौन सा? एल्डिहाइड ग्रुप। यहां पर अपन देखें
2 नंबर कार्बन ये है, तो 2 नंबर कार्बन में H है वो तो ऊपर की तरफ आ जाएगा क्योंकि ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ये क्या है ऐसे रोटेट हो रहा है। तो यहां पर जो ऐसे अपन अरेंज करें HOH, कौन से कार्बन पे, 2 नंबर कार्बन पे। तीसरे कार्बन पे अपन देखें कि OH जो है वो ऊपर की तरफ है तो H नीचे की तरफ है। तो यहां पर अपन देखें ये स्ट्रक्चर है, फिर वापस OH है वो नीचे की तरफ है, और यहां पर अपन ने H बना दिया। अब अपन देखें यहां पर जो 5 नंबर कार्बन है, ये कार्बन है, ये कौन सा है 5 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर कार्बन है। तो यहां पर आप ऐसे ही लगा सकते हो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, और 5 के ऊपर अपन बना देंगे 6 नंबर का कार्बन, ये वाला। तो यहां पर आप ऐसे बना सकते हो CS2OH। देखो अब अपन देखें कि ये 5 नंबर का जो कार्बन है इसके ऊपर H, जो ये H है ये तो आ जाएगा यहां पे, ये ऐसे बना सकते हो आप। अब जो बचा OH, ये OH जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो यहां पर ये जो OH है ये किस पे अटैक करता है, इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है। इस कार्बन पर जब अटैक करेगा तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी, ये आप समझ रहे हो। यहां पर ये जो OH है कौन से नंबर कार्बन पे, 5 नंबर कार्बन का वो जो OH है वो कौन से कार्बन पर अटैक करता है, अपने फंक्शनल ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करता है। तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देगी। ये स्ट्रक्चर मैंने पहले जो बेसिक है वो बनाई है आपकी। अब ये जो H है, ये वाला जो H है, ये H किसको दे देगा, इस कार्बन को दे देगा ये। तो यहां पर ये जो H है ये तो आ जाएगा यहां पे, ये जो H है वो किसके पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। और यहां पे ये जो H है ये H है यहां पे, और ये जो O है कार्बन के साथ में क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो यहां पर आप बॉन्ड बना दिए। अब आपके सामने पूरी स्ट्रक्चर बन गई। अब यहां पर आप बना सकते हो इनकी यहां पर आप बना सकते हो OH CS2OH और ये H। तो प्रत्येक कार्बन की आपने वैलेंसी कंप्लीट कर दी है, 4 वैलेंसी है, चारों को आपने कंप्लीट कर दी है। ये कुछ जो स्ट्रक्चर है साइक्लाइजेशन की ये बनती है हावर्थ प्रोजेक्शन के अंदर। अब बात करते हैं अपन इस OH की, कि ये जो OH है, ये पहली बात तो ये जो कार्बन है 1 नंबर कार्बन, अब इस कार्बन को अपन क्या कहेंगे, यहां पर इसे अपन कहेंगे एनोमेरिक कार्बन। इसे अपन क्या कहेंगे, एनोमेरिक कार्बन। तो ये तो हावर्थ प्रोजेक्शन जो था वो तो कंप्लीट ये था कि साइक्लाइजेशन मतलब लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लाइजेशन स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये एग्जांपल किसका था, ग्लूकोज का। ग्लूकोज इसका अगर अपन नाम लिखें तो ये ग्लूकोज कौन सा है, तो यहां पर इसमें लिखेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें अल्फा लगेगा। अल्फा का डिपेंड करता है कि ये एपीमर होता है। अल्फा अपन कहें तो जो एनोमेरिक कार्बन बना है, यहां पर एनोमेरिक जो कार्बन बना है, और एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, हमेशा एनोमेरिक कार्बन होता है जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। एनोमेरिक कार्बन के ऊपर उपस्थित OH ग्रुप किस साइड में होगा वो डिसाइड करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका नामकरण
रखा जाएगा। तो यहां पर अगला इसी में अपन समझ लेते हैं, अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ शुगर। दो फॉर्म होती है किसी भी शुगर की, या तो अल्फा होती है या बीटा होती है। साइक्लिक फॉर्म में दो फॉर्म होती है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा हमेशा डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन OH ग्रुप ऑफ, कौन से ग्रुप पे, OH ग्रुप पे। और OH ग्रुप कौन सा होना चाहिए, एनोमेरिक कार्बन। डिपेंड ऑन OH ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, 1 कार्बन जो होता है वो क्या होता है, इसका एनोमेरिक कार्बन होता है। तो यहां पर एनोमेरिक कार्बन पर उपस्थित OH ग्रुप, यदि एनोमेरिक कार्बन पर OH ग्रुप कहां पे हो, लोअर साइड हो, लोअर साइड, तो उसे अपन क्या कहेंगे, यदि लोअर साइड में है तो उसे अपन कहेंगे यहां पर अल्फा फॉर्म। तो ये जो कंडीशन है, OH नीचे की तरफ है, तो ये कौन सी हो गई, अल्फा डी ग्लूकोज। यदि OH ग्रुप अपर साइड, यदि OH ग्रुप अपर साइड में है तो वो कौन सा होगा, बीटा फॉर्म होगा। इसका मतलब साइक्लिक जो फॉर्म होती है वो दो प्रकार की होती है, या तो वो अल्फा होगी या फिर वो बीटा होगी। और उन्हीं के आधार पर जो बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, वो भी दो प्रकार के होंगे। अल्फा अगर बॉन्ड बनाएगा तो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यदि बीटा फॉर्म में OH बनाएगा तो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जो आगे अपन बात करेंगे, जब मोनोसेक्राइड जो है वो आपस में जुड़कर डाइसेक्राइड बनाएंगे या ओलिगोसेक्राइड्स बनाते हैं, तो उनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी अपन लिखेंगे तब ऐसे लिखेंगे, या तो वो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा या फिर वो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। तो यहां पर दो चीजें मैंने आपको बताई है। यदि इसका OH अपन यहां कर दें तो ये कौन सी फॉर्म है फिर, अब तो ये अपनी आ जाएगी बीटा फॉर्म। तो ये कौन सा हो जाएगा, बीटा ग्लूकोज हो जाएगा। यदि OH ग्रुप ऊपर की तरफ है तो बीटा ग्लूकोज हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं। साइक्लाइजेशन में दो टर्म हमेशा यूज में आते हैं। देखो दो टर्म, कार्बोहाइड्रेट जो है वो दो प्रकार के होते हैं फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। एक तो एल्डोज और एक कौन सा है, कीटोज। ठीक है, यदि कोई भी एल्डोज शुगर है जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो, कीटोज जिसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो, यदि इसका साइक्लिक फॉर्म बनेगा तो उसे क्या कहेंगे, यहां पर अपन उसे कहेंगे पायरेनोज तो यहां पर उसे अपन कहेंगे पायरेनोज पायरेनोज। यदि कीटो ग्रुप है और उसके साइक्लिक बनेगा तो उसे क्या कहेंगे, फ्यूरेनोज। तो उसे क्या कहेंगे, फ्यूरेनोज। इसका मतलब दो आधार पर दो चीजें हैं ये। अगर आपको लीनियर स्ट्रक्चर को साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो दो टर्म आपको याद रखने हैं, एल्डोज होगा तो पायरेनोज और कीटो होगा तो फ्यूरेनोज। तो यहां पर अपन देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर है वो तो कैसी होगी, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर अपन देखें फ्यूरेनोज की, तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है।
तो ये तो कौन सी है, फ्यूरेनोज, और ये कौन सी है, पायरेनोज। इसका मतलब यदि ग्लूकोज का अपन बनाए साइक्लिक फॉर्म तो कौन सी बनेगा, ग्लूकोज का तो बनेगा ग्लूको पायरेनोज, तो ग्लूकोज का तो बनेगा ग्लूको पायरेनोज। फ्रक्टोज का क्या बनेगा, फ्रक्टो फ्यूरेनोज, क्योंकि फ्रक्टोज किसका है, कीटो ग्रुप का मेंबर है। तो यहां पर कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो एक लास्ट में आप इस वीडियो में आपको एक फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बता देता हूं कि फ्रक्टोज जो है साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो अपन बता देते हैं। ठीक है, यहां पर पहले अपन लीनियर स्ट्रक्चर बनाए। तो पहले तो कीटा ग्रुप है वो 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। 6 कार्बन में सबसे पहले CH2 कीटो, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, फ्रक्टोज की है। तो ये फ्रक्टोज जो है वो फ्रक्टोज कौन सा है, डी फ्रक्टोज बोल सकते हैं अपन इसे। डी फ्रक्टोज, ठीक है। इसके लिए इसकी जो अपन साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, साइक्लिक फॉर्म जब इसकी बनेगी तो कौन सी बनेगी, फ्रक्टो फ्यूरेनोज बनेगी। और फ्यूरेनोज इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे अपन। यहां पर अपन देखते हैं तो कुछ इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो। यहां पर सबसे पहले अपन देखें OH, और यहां पर देखें अपन CH2OH। यहां पर कार्बन आ गया फर्स्ट, कार्बन आ गया सेकंड, कार्बन थर्ड कैसा है, ये वाला है, तो ऊपर की तरफ चला जाएगा यहां पर 3। और यहां पर अपन देखें और यहां पर देखें H 4 5 और ये 6 CH2OH, क्योंकि 5 कार्बन का जो OH है वो तो यहां चला गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहां पर जो एपिमेरिक कार्बन है वो कौन सा है, ये वाला है, एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन। अब आपको यहां पर याद रखना, मैंने पहले भी बताया था आपको कि एनोमेरिक जो कार्बन होते हैं, अल्फा बीटा जो फॉर्म डिसाइड करते हैं वो कौन से ग्रुप होते हैं, तो वो होते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन हमेशा कौन से होते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं या कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप कौन से होते हैं, या तो एल्डोज होगा या कीटोज होगा। फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं तो कैसा है, कीटोज है। कीटोज में फंक्शनल ग्रुप कीटो है। तो यहां पर कीटो कौन सा कार्बन का था, 2 नंबर कार्बन का था। तो 2 नंबर कार्बन जो है यहां पर 2 नंबर कार्बन था, ये कीटो ग्रुप इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कौन सा बनेगा, यहां पर एनोमेरिक कार्बन बनेगा। जब एनोमेरिक कार्बन पर उपस्थित OH ग्रुप यदि ऊपर की तरफ है तो वो कौन सी फॉर्म आएगी, जैसे यहां पर ऊपर की तरफ है तो ये बीटा फॉर्म, इसका नाम क्या होगा, बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज। इसका नाम क्या होगा, बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज होगा, या फिर अपन कह सकते हैं डायरेक्टली बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है। और यदि इसका जो OH है वो कैसा हो, नीचे की तरफ हो, और ये जो CH2 ऊपर की तरफ हो, तो ये जो कंडीशन आ जाएगी, सेकंड कंडीशन कौन सी हो सकती है इसकी, अल्फा वाली। क्योंकि मैंने बता दिया आपको जो OH ग्रुप है वो ऊपर की तरफ हो तो बीटा, नीचे की तरफ हो तो अल्फा। ये किसकी स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज की। ऐसे अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये देखो सिंपल सिंपल सी चीजें थी, इसमें 3 चीजें अपन ने कवर की है आज। पहला चीज तो अपन ने L और D फॉर्म को समझा है।
दूसरी चीज हावर्थ प्रोजेक्शन, ये साइक्लिक फॉर्म कैसे कन्वर्ट करें। तीसरी चीज अपन ने समझी है कि यहाँ उसकी जो अल्फा और बीटा जो फॉर्म है वो कैसे होती है, और एनोमेरिक कार्बन क्या होते हैं। ठीक है, तो एनोमेरिक कार्बन जो होते हैं उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक फॉर्म में जो एपीमर्स होते हैं। यदि आपको पूछा जाए साइक्लिक फॉर्म ये एपीमेरिक कार्बन, तो एपीमेरिक कार्बन जो होता है वो कौन सा होता है साइक्लिक फॉर्म में, एनोमेरिक कार्बन। कौन सा होता है, एनोमेरिक कार्बन होता है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि एपीमेरिक कार्बन का मतलब है उसके ऊपर उपस्थित H और OH ग्रुप रोटेशन चेंज होने के कारण से कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे अपन उसकी क्या कहते हैं, एपीमर्स कहते हैं। जैसे ग्लूकोज का मैंने बताया था मेनोज और गैलेक्टोज। सेम इसी प्रकार से जो एनोमेरिक कार्बन होते हैं उसके ऊपर उपस्थित OH ग्रुप के रोटेशन होने के कारण से दो प्रकार के स्ट्रक्चर बनती है, या तो वो अल्फा बनेगी या फिर वो बीटा बनेगी। OH ग्रुप ऊपर की तरफ है तो वो बीटा, नीचे की तरफ है तो अल्फा। तो ये तीन चीजें हैं या चार चीजें हैं, ये अपन ने इस वीडियो में पूरी डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। सबसे बड़ी चीज है कि इतनी मेहनत से अपन जो वीडियो बनाते हैं, काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कमेंट करने के लिए कि हम सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइफ साइंस के बारे में कुछ वीडियो कंटिन्यू हमें तैयारी करवाएं या पढ़ाएं, तो उन्हीं के लिए मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूं। लेकिन फिर भी उतना रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है जितना रेस्पॉन्स आना चाहिए, क्योंकि सभी को डिमांड है इस टाइम पर कि लाइफ साइंस में टॉपिक वाइज अपने को पढ़ाएं। तो मैं बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको आगे की तरफ फास्ट करेंगे यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो है वो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट करवाइए सभी स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट में रेस्पॉन्स जरूर दिया करो, ताकि मुझे भी थोड़ा पता लगे कि कोई कमी है या क्या है। तो आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।